हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन दिस वीडियो क्लास। इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिबर्टी के बारे में। और लिबर्टी का दूसरा एक नाम है फ्रीडम। लिबर्टी और फ्रीडम इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसको, इसकी बारीकियों को, इसके अर्थ, इसकी परिभाषाएं, डेफिनीशंस और इसके फॉर्म्स और इसके सेफगार्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम लिबर्टी के सभी ज़रूरी पहलुओं, सभी उसके ज़रूरी जो उसके पॉइंट्स हैं, जो उसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हैं, उनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट लिबर्टी, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी। जैसा कि लिबर्टी जो एक कॉन्सेप्ट है, ये पॉलिटिकल साइंस का एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए हमें लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और लिबर्टी को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना ज़रूरी है। तो बोथ आर related very with each other because the liberty is the concept of political science। और political science liberty ही नहीं, ऐसे बहुत सारे concepts पर चर्चा करती है, बहुत सारे concepts को का analysis करती है, उसका discussion करती है। और बहुत सारी ऐसी theories हैं political science की। और इन पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरीज़ हैं, जिसमें लिबर्टी भी एक है, ये व्यक्ति से जुड़ी हुई होती हैं कि हाउ टू मेक लाइफ ऑफ मैन हैप्पी, हाउ टू मेक द लाइफ ऑफ मैन प्रॉस्परियस थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम। क्योंकि अगर हमें प्रॉस्परियस बनना है तो एक इकोनॉमिक मैटर हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने on liberty. Liberty is the synonym of the word freedom, and the word liberty has been taken the word liber of Latin language। ये जो लिबर्टी जो वर्ड है, ये लिबर वर्ड शब्द से बना है। और जो लिबर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लातीनी भाषा या लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज। The word liber means freedom or to live a life of choice, to live a life without restriction, बंधनों का ना होना, absence of restrictions। और वहीं से लिबर्टी बना है, स्वतंत्रता, आज़ादी, इन्हें हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? स्वतंत्रता, आज़ादी, बहुत हम इन शब्दों को अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि मुझे बहुत स्वतंत्रता है, मुझे स्वतंत्रता नहीं है, आज़ादी क्या है, आज़ादी। तो ये आज़ादी या लिबर्टी या फ्रीडम, इसका असली अर्थ क्या है, उसे भी हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसके डबल मीनिंग होता है, दो अर्थ होते हैं। और उसमें ट्रू मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग इन अ ट्रू सेंस, सही मतलब क्या है उसका, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसी तरह से फ्रीडम क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बिफोर गिविंग इट्स डेफिनेशन we will discuss its aspects। अर्थ को समझने से पहले और इसकी परिभाषा देने से पहले हमें इसके दो एस्पेक्ट के ऊपर बात करनी है।
और ये जो दो एस्पेक्ट हैं उनमें एक है नेगेटिव एस्पेक्ट और दूसरा है पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव मीन्स नेगेशन, जिसमें मनाही है, मतलब according to negative aspect which is supported by many political scholars and political philosophers and political thinkers, liberty means absence of restraints or constraints or restrictions or limitations। बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, कि व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन ना हो, ऐसी स्थिति को हम स्वतंत्रता कहते हैं। ये नेगेटिव एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग इसका अर्थ है। और इस एस्पेक्ट के बहुत सारे सपोर्टर हुए हैं, जिनमें नाम आता है सबसे ऊपर हॉब्स का, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स यूरोप के एक बहुत बड़े फिलॉसफर हुए हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफर, पॉलिटिकल थिंकर। और उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द लेवियाथान। हालांकि वो लेवियाथान उसका बहुत ही पावरफुल रूलर है। लेवियाथान का मतलब उसका रूलर को उसने नाम दिया है लेवियाथान। लेकिन उसने व्यक्ति की फ्रीडम के साथ समझौता नहीं किया। ही डिड नॉट कंप्रोमाइज विद द फ्रीडम ऑफ मैन। लेवियाथान को पावरफुल बना दी, शक्ति दे दी उसको, लेकिन वो लेवियाथान उस स्थिति में ही ताकतवर और शक्तिशाली है जब मैन अपनी लिमिट को क्रॉस करता है। अगर मैन इज लिविंग ए लाइफ विद इन हिज और हर लिमिट्स और द पैरामीटर्स सेट बाय द गवर्नमेंट और द स्टेट, लेवियाथान विल डू नथिंग। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है तो लेवियाथान जो है बिकम्स ए बीस्ट, वो एक जानवर भी बन सकता है। इतना खूंखार और ताकतवर शासक की उसकी कल्पना है लेवियाथान के रूप में, लेकिन ही वाज ए ट्रू चैंपियन ऑफ द फ्रीडम ऑल्सो। और उसने कहा कि फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। उसके बाद आता है रूसो, जीन जैक्स रूसो, जो कि फ्रांस का एक फिलोसोफर है। उसने कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज फाउंड इन चेन्स एवरीवेयर। व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जंजीरें उसके ऊपर हैं। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति को चाहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र रहे, क्योंकि वो स्वतंत्र पैदा हुआ है। कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई चेन, कोई जंजीर में वो बंद कर नहीं आया ऊपर से। ये रेस्ट्रिक्शंस, ये चेन, ये जंजीर समाज के द्वारा लगाई जाती है टू रेस्ट्रिक्ट हिज बिहेवियर, टू रेस्ट्रिक्ट हिज वर्किंग और हिज डूइंग्स, कि वो कोई ऐसा काम, गलत काम ना करे जिससे समाज को कोई नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ पर रूसो दोनों ही जगह खड़ा हुआ है। वो कहता है कि ही इज बॉर्न फ्री, इसका मतलब ही इज सपोर्टिंग द नेचुरल फ्रीडम, कि फ्रीडम इज नेचुरल, इट इज एज नेचुरल एज द बर्थ इज नेचुरल। जितना कि जन्म नेचुरल है उतना ही फ्रीडम नेचुरल है। ये कौन कहता है? ये कहता है रूसो। लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है बट ही इज इन चेन्स एवरीवेयर। इसका मतलब है कि उसे हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि उसको खुला नहीं छोड़ा गया और ना ही खुला छोड़ा जा सकता है। तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट में की भी बात कर रहा है और पॉजिटिव की भी बात कर रहा है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट कहता है कि इट इज एब्सेंस ऑफ फ्रीडम, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, एब्सेंस ऑफ लिमिटेशंस। दूसरा एस्पेक्ट है पॉजिटिव एस्पेक्ट, इट डज नॉट बिलीव इन एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। ये नहीं कहता कि व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन ना हो, ये कहता है कि बंधन हो। बट बंधन कैसे हो? बंधन ऐसे हो कि वो व्यक्ति के विकास में कोई रोड़ा ना बने। इट मीन्स पॉजिटिव एस्पेक्ट फेवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ एप्रोप्रिएट और रेशनल रेस्ट्रिक्शंस इन प्लेस ऑफ इरेशनल वंस। अनुचित बंधनों के स्थान पर उचित बंधनों का होना स्वतंत्रता है। व्यक्ति को खुला छोड़ना स्वतंत्रता नहीं है,
और ना ही उसको अनुचित बंधनों में बांधना, गलत तरीके से उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना, वो भी स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता है उचित बंधनों का होना, यानी कि ये कुछ बंधन, इट एडमिट्स, इट एक्सेप्ट्स सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैन, इट डज नॉट लीव मैन फ्री। उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ता कि वो चाहे मन में आए कुछ भी करे, वो अपनी मर्जी का जीवन जिए, अपनी मनमानी करे। कुछ हद तक वो अपनी मर्जी का जीवन जी सकता है, लेकिन सभी हद तक वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक नाम आता है J.S. मिल का, जॉन स्टुअर्ट मिल का। जॉन स्टुअर्ट मिल भी दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, वो नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ भी है और पॉजिटिव के साथ भी है। J.S. मिल कहता है, ओवर हिज माइंड, बॉडी एंड सोल द मैन इज सॉवरन। व्यक्ति अपने मस्तिष्क, अपने शरीर और अपनी आत्मा का स्वामी है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति मन में जो उसमें दिमाग में जो आ रहा है वो सोचे, उसके दिमाग के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने दिमाग को ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो वो एक क्रिएटिव व्यक्ति कैसे बनेगा, वो एक रचनात्मक व्यक्ति कैसे बनेगा, वो एक समाज के लिए अच्छा कैसे सोच सकता है। वो ये नहीं कह रहा है, वो बुराई को नहीं देख रहा है, बुरा भी सोच सकता है आदमी, वो तो अच्छाई की तरफ देख रहा है। और वो कहता है कि मैन कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज। व्यक्ति को उसकी बात कहने से नहीं रोका जा सकता। वो कहता है कि एक समाज को उसी प्रकार से एक व्यक्ति को रोकने का अधिकार नहीं है, अपनी बात कहने से रोकने का अधिकार नहीं है, जिस प्रकार उस एक व्यक्ति को यदि उसके पास बहुत ताकत आ जाए, वो बहुत पावरफुल बन जाए, तो उसे भी समाज को रोकने का अधिकार नहीं है। ठीक उसी तरह समाज को भी उस व्यक्ति को अपनी बात कहने से रोकने का अधिकार नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ anybody. It also plays an important role in the development of the society. अगर हमने समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें विचार की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देना होगा, लेकिन उसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं कि व्यक्ति कोई ऐसा विचार ना दे जो समाज के लिए बहुत घातक हो जाए, बजाय फायदे के और नुकसान हो जाए। ठीक है, व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, कहते हुए किसी की अवमानना, डिफेमेशन या किसी का अपमान, इंसल्ट ना करे अपनी बातों के माध्यम से। अपने विचार तो व्यक्त कर सकता है, लेकिन किसी को अपमानित नहीं कर सकता। इसी तरह से वॉल्टेयर का नाम आता है। वॉल्टेयर भी ये कहते हैं, वो भी व्यक्ति को अपनी बात कहने की पूरी छूट देते हैं। वो कहते हैं कि though I am not, I do not agree what you say. वो कहते हैं कि जो तुमने कहा या जो तुम कह रहे हो, मैं उससे एग्री नहीं करता, but I will defend your right to say till my death. अपने जीवन तक, अपनी मृत्यु तक मैं तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। हालांकि मैं आपकी बात से सहमत नहीं, सहमत होना ना होना अलग बात है, लेकिन आप अपनी बात कहें तो सही। आपको अपनी बात कहने से मैं रोक नहीं सकता, और यदि कोई रोकेगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। इसी तरह से तो पॉजिटिव एस्पेक्ट कहता है कि इट इज द मीनिंग, फ्रीडम इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शंस इन प्लेस ऑफ इरेशनल रेस्ट्रिक्शंस। अनुचित बंधनों के स्थान पर उचित बंधन होने चाहिए, ताकि व्यक्ति अपना विकास भी कर सके और समाज के लिए खतरा भी पैदा ना कर सके। अब जहाँ तक इसकी डेफिनीशंस हैं, तो दो डेफिनीशंस के बारे में बात करेंगे। इसमें एक मैकेंजी की डेफिनीशन है। मैकेंजी जो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट का विचारक है, वो कहता है कि फ्रीडम इज एग्जिस्टेंस ऑफ एप्रोप्रिएट और रेशनल रेस्ट्रिक्शंस इन प्लेस ऑफ इरेशनल वंस।
दूसरी तरफ आपका टी.एच. ग्रीन है, वो टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि फ्रीडम इज द एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग व्हाट वर्थ डूइंग और एंजॉइंग व्हाट वर्थ एंजॉइंग। मतलब जो काम करने योग्य है उसे करने की, और जो वस्तु उपभोग करने योग्य है उसे उपभोग करने की योग्यता और क्षमता ही स्वतंत्रता है, ऐसा टी.एच. ग्रीन कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ फ्रीडम। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता के कई रूप होते हैं, उसके कई प्रकार होते हैं, कोई एक तरह की स्वतंत्रता नहीं है, और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली जो फ्रीडम है वो है नेचुरल फ्रीडम। ओके, सो देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ फ्रीडम, आउट ऑफ विच वन फर्स्ट इज, उसको स्वभाव से, उसको स्वतंत्रता उसको नेचर से मिलती है। वो ये स्वतंत्रता ही गेट्स दिस फ्रीडम विद हिज बर्थ। जैसे ही उसका जन्म होता है उसको स्वतंत्रता मिल जाती है, और इसमें उसके जीवन की स्वतंत्रता है। उसको जीवन जीना है, अपना जीवन वो कैसे जिएगा, ही विल डिसाइड, शी विल डिसाइड। ये नेचुरल फ्रीडम है। हालांकि सोसाइटी इस फ्रीडम को भी रेस्ट्रिक्ट करती है, और सोसाइटी नहीं चाहती, क्योंकि जो कल्चर्ड या फिर जो कल्चर्ड सोसाइटी होती है, सिविलाइजेशन जो होती है, वो व्यक्ति के आचरण, उसके व्यवहार को रोकती है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है। और रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट होती है फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि बचपन से ही। और बच्चे को शुरू से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें एक बच्चे को क्या करना चाहिए, उसे सिखाया जाता है कि क्या करने वाली चीज़ है, क्या नहीं करने वाली चीज़ है। तो हालांकि ट्रेनिंग उसको दी जाती है, लेकिन जो नेचुरल फ्रीडम है, और जो सपोर्टर है हॉब्स, लॉक, रूसो, वो ये कहते हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री। जब वो फ्री पैदा हुआ है तो इसका मतलब फ्रीडम भी उसको नेचुरल तरीके से ही मिली है, कुदरत ने उसको दी है, हम उसकी फ्रीडम को नहीं उससे छीन सकते। अगला है मॉरल फ्रीडम। मॉरल फ्रीडम रिलेट्स विद मॉरलिटी। व्यक्ति मॉरल है नहीं है, वो नैतिक जीवन जिए ना जिए, ये उसका डिसीजन है। कि मॉरलिटी ये कहती है कि भाई व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनना है, और समाज के लिए और स्टेट के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए कुछ करना है, और उसे गुड लाइफ जीनी है, तो उसे एक मॉरल लाइफ जीनी होगी। बहुत सारे रिलीजन्स, लगभग सभी रिलीजन्स व्यक्ति को मॉरल लाइफ जीने के लिए यू कैन से शिक्षा देते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं कि भाई हमें अच्छे रास्ते पे चलना है, बुराई के रास्ते पे नहीं चलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, बेईमान नहीं बनना, ईमानदार रहना है। दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद मोरालिटी। अब इस मोरालिटी में भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, या उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इनको मानेंगे ही मानेंगे। बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग खास तौर से झूठ बोलते ही हैं, तो मॉरल फ्रीडम है। और अपने पेरेंट्स की देखभाल करना एक मॉरलिटी है, एक अच्छा काम है कि हमें अपने पेरेंट्स की देख रेख करनी है। जैसे कि पेरेंट्स की मॉरल ड्यूटी बन जाती है अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करे, उन्हें अच्छी एजुकेशन दे। ठीक उसी तरह से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी ये मॉरल ड्यूटी है कि वो अपने पेरेंट्स की केयर करें, उनकी देख रेख करें, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, उन्हें मान सम्मान दें। अब लेकिन बच्चे हैं, अब वो कितना इस बात को मानते हैं नहीं मानते, ये उनको स्वतंत्रता मिली हुई है। कानून अभी कोई ऐसा नहीं बना, हालांकि सरकारें काम इस पे चल रहा है कि, और कुछ ऐसे छोटे मोटे नियम बन भी गए हैं कि पेरेंट्स भी जा कर के कानून का सहारा ले सकते हैं अब, और वो अपने बच्चों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, और वो एक अधिकार के तौर पर कि ये हमारा अधिकार है कि हम उनसे एक अच्छी केयर लें।
लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा भी एक कानूनी इसको पूरा मान्यता पूरी तरह से नहीं मिली है। तो मॉरल फ्रीडम एक दूसरा फॉर्म है फ्रीडम का। दूसरा है नेशनल फ्रीडम। इट रिलेट्स विद अ कंट्री। हर देश को स्वतंत्र होने का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है। कई देश ऐसे होते हैं कि दूसरे को अपना गुलाम बना लेते हैं, दूसरे को की आज़ादी को छीन लेते हैं। तो उस स्थिति में उस देश के नागरिकों को अपनी आज़ादी पाने का पूरा अधिकार है, उनके साथ संघर्ष करने का अधिकार है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र सही मायने में राष्ट्र नहीं हो सकता जब तक कि उसको फ्रीडम ना मिले। भारत लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहा। इट वॉज एंस्लेव्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो उस दौरान भारत एक फ्री कंट्री नहीं था। इट वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। वो एक गुलाम राष्ट्र था और उसके लिए हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और फिर देश को आज़ादी मिली। और उसी को कहते हैं नेशनल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ द नेशन, फ्रीडम ऑफ द कंट्री। अनदर वन इज द इंडिविजुअल फ्रीडम। इट इज कंसर्न्ड विद द मैन पर्सनली। इंडिविजुअल मीन्स पर्सनल फ्रीडम। हर व्यक्ति की अपने व्यक्तित्व को विकास करने के लिए उसे कुछ निर्णय लेने की आज़ादी होती है। इंडिविजुअल फ्रीडम कहते हैं इसको, विच इज रिलेटेड विद द इंडिविजुअल ओनली। उसी व्यक्ति से संबंधित है जो, तो व्यक्ति से संबंधित स्वतंत्रता को इंडिविजुअल फ्रीडम कहते हैं। और बहुत सारे निर्णय व्यक्ति अपने जीवन में लेता है जो उसके अपने पर्सनल डिसीजंस होते हैं और उन डिसीजंस को लेने के लिए वो स्वतंत्र होता है। जैसा कि इसमें एक आता है जैसे कि राइट टू, जैसे कि फ्रीडम ऑफ मैरिज है और फ्रीडम ऑफ फैमिली है। तो ये इंडिविजुअल फ्रीडम्स में आते हैं। फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है, कितनी एजुकेशन प्राप्त करेगा बच्चा, कैसी करेगा, कब कौन सी नहीं करेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, ये सब उसका इंडिविजुअल डिसीजन होता है। हालांकि कुछ रोल सोसाइटी या समाज या उसके पेरेंट्स भी प्ले करते हैं जो बच्चे को मोटिवेट करते हैं, लेकिन पढ़ना और ना पढ़ना ये बच्चे के ऊपर ही निर्भर है। दूसरा है सिविल फ्रीडम। सिविल फ्रीडम इज द फ्रीडम विच अ मैन गेट्स फ्रॉम द सोसाइटी और फ्रॉम द कंट्री बीइंग अ सिटीजन। अपने देश से एक सिटीजन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते जो स्वतंत्रता प्राप्त करता है, जो कुछ उन्मुक्तियाँ या कुछ छूट प्राप्त करता है, उसी को हम सिविल फ्रीडम कहते हैं। देखिए, इट इज़ द फ्रीडम विच इज़ गिवन बाय द स्टेट और द गवर्नमेंट टू द सिटीजन। सो देयर आर मैनी फ्रीडम्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू द सिटीजन्स। और ये फ्रीडम्स आती हैं फंडामेंटल राइट्स के रूप में। हमारे संविधान की बात करें हम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू फ्रीडम। और उस राइट टू फ्रीडम में देयर आर सेवरल फ्रीडम्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू मैन। आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबलिंग विदाउट वेपन्स है, कि बिना हथियारों के आप मीटिंग कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, किसी बात पे विचार कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मेकिंग और फॉर्मिंग यूनियंस और एसोसिएशंस, आप कोई भी दल बना सकते हैं, कोई भी कमेटी या कोई भी यू कैन से यूनियन बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ लिविंग और फ्रीडम ऑफ लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, वहाँ जाके बस सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं, कोई आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, वहाँ पर आपको कुछ
परमिशंस लेनी होती है, उसको कहते हैं कि प्री परमिशन या अर्लियर परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ जाने से पहले, लेकिन वो परमिशन आपको डिनाई नहीं करेंगे, वो आपको देंगे, क्योंकि दे आर ऑल्सो गवर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही हमें कुछ फ्रीडम्स मिली हुई हैं, जिसमें एक फ्रीडम आती है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, और अगली जो फ्रीडम है उसे फ्रीडम ऑफ वर्क आता है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ वर्क, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, हम टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, हम कोई भी एडवोकेट बन सकते हैं। अगर हम उस लेवल की पढ़ाई करते हैं या उस तरह की तैयारी करते हैं तो नोबडी कैन स्टॉप अस कि भाई आप नहीं बन सकते। कोई हमें किसी धर्म या जाति के नाम पर अपना किसी खास प्रोफेशन को चुनने से नहीं रोक सकता। तो इस तरह की जो फ्रीडम है दैट इज कॉल्ड सिविल फ्रीडम। अनदर वन इज सोशल फ्रीडम। दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सेप्टिंग द सोशल ट्रेडिशंस। सोशल ट्रेडिशंस को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए बहुत सारे रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, अब त्यौहार मैं उसको मनाऊं ना मनाऊं मेरी मर्जी। बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, उन ट्रेडिशंस को फॉलो करना या ना करना ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है। नोबडी कैन फोर्स हिम और हर टू डू दैट। अनदर वन इज इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम ensures इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्ति के आर्थिक भलाई, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है इकोनॉमिक फ्रीडम। अगर आपने इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दी तो फिर वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं करेगा। यानी कि इस इकोनॉमिक फ्रीडम को व्यक्ति को भारत का संविधान अपने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19(1) में देता है। और 19(1) का जो मैंने लास्ट वाला बताया था उसमें है आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ वर्क। आपको काम, कोई भी काम करने की आज़ादी है, कोई भी प्रोफेशन आपको चूज करने की आज़ादी है। तो ये आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम को ही सुनिश्चित करता है, और ये इकोनॉमिक फ्रीडम आपके व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करता है। उसको ये ताकि आप कोई भी ऐसा काम करें, बस वो शर्त ये है कि वो इलीगल काम नहीं होना चाहिए, और आप फिर कोई भी काम कर सकते हैं। आप कोई दुकान शॉप कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप कोई कोचिंग सेंटर चला सकते हैं। तो कुछ ऐसे काम हैं जिनमें सरकार की परमिशन की ज़रूरत होती है, लाइसेंस की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो इकोनॉमिक फ्रीडम भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने व्यक्ति को आर्थिक आज़ादी नहीं दी तो फिर वो अपनी बेहतरी, अपने आप को समृद्ध कैसे बनाएगा, तो अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करेगा। शिक्षा के साथ साथ उसको धन कमाने की भी तो आज़ादी है ना, तो धन कमाने की भी आज़ादी दी जाएगी, बस तरीका उसका ठीक होना चाहिए, तरीका गलत नहीं होना चाहिए धन कमाने का। अनदर वन इज पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम is a very important freedom in a state, mainly in a democratic state, or a democratic state or a democracy provides some political rights or freedoms to its citizens. सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को कुछ राजनीतिक अधिकार होते हैं, और उन राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करना, उनका आनंद लेना, उनका इस्तेमाल करने की छूट ही पॉलिटिकल फ्रीडम कहलाता है। यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम मीन्स टू एंजॉय द पॉलिटिकल राइट्स। जैसे राइट टू वोट हमारे पॉलिटिकल राइट है। अब राइट टू वोट है, वोट मुझे किसको देना है किसको नहीं देना, इसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ, आई एम फ्री। और मैं इसके लिए स्वतंत्र हूँ कि मुझे वोट करना या नहीं करना। हालांकि वोट करना चाहिए, इट्स ए वेरी प्रेसियस, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है राइट टू वोट। पॉलिटिकल राइट की अगर हम बात करें तो उसमें राइट टू वोट है, और ये राइट टू वोट की वजह से ही डेमोक्रेसी में लोगों की कुछ कद्र होती है। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को ज़्यादा कोई तवज्जो या उनकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं।
सिर्फ और सिर्फ वोट, राइट टू वोट की वजह से ही उनकी केयर करती है, क्योंकि उन्हें 5 साल के बाद या 4 साल के बाद या 6 साल के बाद वापस जनता के बीच में आना होता है वोट के लिए। तो राइट टू वोट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, ताकि जनता सरकार के ऊपर अंकुश लगा सके। लेकिन उस राइट टू वोट को इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब अधिकार तो है, उस चुनाव लड़े या ना मरे उसकी मर्जी। टू होल्ड पब्लिक पोस्ट, कोई सार्वजनिक पद धारण करने का भी व्यक्ति को अधिकार है, वो भी पॉलिटिकल राइट है। राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे या ना करे, प्रोटेस्ट करे या ना करे, उसके लिए स्वतंत्र है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार का समर्थन करते हैं, चाहे वो सरकार कैसी गलत नीति बनाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सरकार की आलोचना करते हैं, चाहे कितनी अच्छी नीति बनाए। तो ये फ्रीडम्स हैं, इनको कहते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम्स। नेक्स्ट वन इज रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम में आता है, इट इज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें व्यक्ति स्वतंत्र है, मैन इज फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, टू प्रोफेस एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन को वो अडॉप्ट कर सकता है और उसे प्रोफेस कर सकता है या उसको अमल में ला सकता है। व्यक्ति को अधिकार है कि वो थीस्ट रहे या एथीस्ट, वो नास्तिक और आस्तिक भी रह सकता है, उसकी मर्जी। नो वन कैन फोर्स हिम, नो वन कैन कंपेल हिम और हर टू अडॉप्ट ए पर्टिकुलर रिलीजन, या उसको कोई दबाव नहीं डाल सकता। अगर ऐसा करता है तो इट इज़ द वायलेशन ऑफ हिज फ्रीडम और राइट, और उसके लिए वो उस कानून का सहारा ले सकता है। तो ये रिलीजियस फ्रीडम की बात करें तो ये भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो होते हैं वह सब जगह दिए जाते हैं, और इस रिलीजियस फ्रीडम की वजह से ही देश जो है एक सेकुलर स्टेट कहलाता है। खासकर जो सेकुलर स्टेट होते हैं वो रिलीजियस फ्रीडम को देते हैं अपने सिटीजन्स को। हमारे यहाँ भी सभी को रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई या बौद्ध या जैन है, सभी को फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन को अपने अनुसार उसका वो पालन करें और उसमें वो विश्वास करें या ना करें। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है सेफ गार्ड्स ऑफ फ्रीडम। सेफ गार्ड्स ऑफ फ्रीडम की बात करें तो इट इज़ द प्रोटेक्शन शील्ड ऑफ फ्रीडम। इट मीन्स हाउ टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम, प्रोटेक्ट एंड फ्रीडम वेयर फ्रीडम इज पॉसिबल और हाउ फ्रीडम इज पॉसिबल। स्वतंत्रता की हम बात करते तो हैं, लेकिन स्वतंत्रता कैसे मिलेगी या स्वतंत्रता सुरक्षित कैसे रहेगी, इसके लिए कुछ कंडीशंस की आवश्यकता होती है। एंड दीज कंडीशंस बिकम्स अ सेफ गार्ड or becomes a protection shield of freedom. Let's discuss these safeguards which are as under. Number 1, democratic political setup. सबसे पहले जरूरी है कि फ्रीडम आपको तभी मिल सकती है जब उस देश के अंदर डेमोक्रेसी हो। You cannot imagine of freedom in a monarchy, in a dictatorial government, or you can say in a dictatorship, in a aristocracy, in an oligarchy, in a military system। वहाँ पर आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी। अगर इफ़ यू नीड फ्रीडम यू हैव टू सेट अप डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी पहली शर्त है आपके फ्रीडम की। स्वतंत्रता आपको तभी मिलेगी जब देश के अंदर डेमोक्रेसी होगी। तो वी हैव डेमोक्रेसी एंड वी हैव फ्रीडम ऑल्सो। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी। हमें अपनी लोकतंत्र को बचाना है और लंबे समय तक इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा और हमेशा जो है जागरूक रहना होगा। और जहाँ पर जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ के नागरिकों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो वहाँ पर डेमोक्रेसी सेटअप करें, क्योंकि डेमोक्रेसी आएगी तभी वहाँ उनको फ्रीडम मिलेगी। तो पहली शर्त है डेमोक्रेसी होनी बहुत जरूरी है। दूसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेज एज ए सेफ गार्ड ऑफ फ्रीडम। इट मीन्स वेयर देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए गारंटी ऑफ फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज गिव गारंटी ऑफ फ्रीडम, ये फ्रीडम की गारंटी देता है इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर हम भारत के संविधान की बात करें,
अमेरिका के संविधान की बात करें जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये दोनों संविधान अपने नागरिकों को फ्रीडम्स देते हैं। भारत का संविधान अपने पार्ट 3 में आर्टिकल 14 to 32 प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स में कुछ एक राइट है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो वो हमें इसलिए मिला हुआ है क्योंकि वो संविधान में लिखा हुआ है। अगर ओरल होता तो फिर कोई नहीं मानता कि भाई कोई स्वतंत्रता का भी अधिकार है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्लेरिफाइज that freedom is important and it is provided through the constitution. Another important safeguard is rule of law. It means rule of law protects the freedom. एक तो होता है कानून का शासन, एक होता है मनमानी का शासन। इसका उल्टा है मनमानी का शासन, मनमानी करना, ऑटोक्रेसी कहते हैं उसको, स्वेच्छाचारिता। जहाँ पर स्वेच्छाचारिता होगी तो वहाँ पर कानून का शासन नहीं होगा, वहाँ पर शासन करने वाले अपनी मर्जी से काम करेंगे। जब मर्जी से काम करेंगे तो किसी को फ्रीडम दें या ना दें उनकी मर्जी। तो अगर फ्रीडम की जो आपको ज़रूरत है और आपको फ्रीडम को बचाना है तो हमें रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत भी होती है। तो रूल ऑफ लॉ इज अनदर सेफ गार्ड ऑफ फ्रीडम। दूसरा नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो are very important safeguards of freedom, क्योंकि उस फंडामेंटल राइट्स में ही एक राइट आपका स्वतंत्रता का भी राइट होता है और एक लिखित संविधान के द्वारा आपको फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट का पार्ट अगर फ्रीडम है तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी ताकत, किसी भी अधिकारी या किसी भी बड़े पदाधिकारी की कोई हिम्मत नहीं हो सकती कि आपके राइट टू फ्रीडम को आपसे छीन ले। अगर भारत का संविधान आपको राइट टू फ्रीडम देता है अंडर आर्टिकल 19 to 22, तो फिर ये किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि आपके राइट टू फ्रीडम को छीन ले। अगर आपके राइट टू फ्रीडम को कोई आपसे छीनता है तो आप इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के न्याय मांग सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जहाँ पर होंगे वहाँ भी फ्रीडम आपकी सुरक्षित रहेगी। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेफ गार्ड ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। Independent and impartial judiciary is also an important safeguard of freedom, because if your freedom is snatched by anyone, you can move to the judiciary. लेकिन जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी किसी डर या दबाव में काम ना करे, जुडिशरी किसी के प्रेशर में काम ना करे। जुडिशरी हैज़ टू फंक्शन विदाउट फियर एंड फेवर. If the judiciary functions without fear and favor, it means it will protect your freedom. So, for the protection of your freedom, there is a need of independent judiciary. Judiciary should be independent as well as impartial. Fair, निष्पक्ष होनी जरूरी है, वो पक्षपाती नहीं होनी चाहिए। अगर जुडिशरी निष्पक्ष नहीं होगी तो भी आपकी फ्रीडम सुरक्षित नहीं रह सकती। नेक्स्ट सेफगार्ड इज फ्री प्रेस और मीडिया। मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंबा है। तीन पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, एंड फोर्थ पिलर इज मीडिया और प्रेस। एंड प्रेस शुड बी फ्री बिकॉज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रेस, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेस टू रेज द क्वेश्चंस which are related with the people. It raises the people oriented questions, issues of the people. लोगों के क्वेश्चंस को उठाना, उनके सवालों को उठाना, उनके मुद्दों को, उनके इश्यूज को एड्रेस करना, ये मीडिया का काम है। इट्स ड्यूटी इज टू आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। सरकार से सवाल पूछती है। अगर मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछेगी तो फिर आपकी सुरक्षा कब चली जाएगी, आपकी स्वतंत्रता कब चली जाएगी, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मीडिया का स्वतंत्र होना जरूरी है। मीडिया बिकाऊ नहीं होना चाहिए, मीडिया डरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो बिकाऊ और डरा हुआ होगा तो वो हमारी स्वतंत्रता के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वो कोई सवाल उठाए या पूछे और हमारी स्वतंत्रता
खतरे में पड़ जाएगी। तो मीडिया का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज decentralization of powers. Powers should be decentralized. Power should not be concentrated in the hands of one man or authority or the body. किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के हाथ में सारी शक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो भी आपकी सुरक्षा, आपकी जो फ्रीडम है वो सुरक्षित रहेगी। तो भारत की बात करें तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स दिया हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है, और इस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स के द्वारा लोकल गवर्नमेंट को शक्तियाँ दी गई हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होता है कि पावर्स आर गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, दे आर एम्पावर्ड, लोकल गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड, सम पावर्स आर टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड दे आर गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट्स। और लोकल गवर्नमेंट्स फिर हमारी हिफाजत के लिए काम करते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए काम करती हैं, हमारी सुविधाओं का ध्यान रखती हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होना भी बहुत ज़रूरी है। अगला है सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर्स का एक व्यक्ति के हाथ में, एक संस्था के हाथ में ना होना, ये उसी से जुड़ा हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि शक्तियों को केंद्र से लेकर के और लोकल गवर्नमेंट को देना, और सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि सारी शक्तियाँ ना तो एग्जीक्यूटिव के पास होनी चाहिए, ना लेजिस्लेचर के पास होनी चाहिए, ना जुडिशरी के पास होनी चाहिए। दे शुड बी सेपरेटेड। मॉन्टेस्क्यू ने ये सिद्धांत दिया था। मॉन्टेस्क्यू वाज ए फिलोसोफर ऑफ फ्रांस एंड ही गेव अ प्रिंसिप, यू कैन से थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसने देखा कि राजा के पास सारी शक्तियाँ थी, किंग वाज द लेजिस्लेचर, वही कानून बनाता था, द वर्ड्स ऑफ किंग वर द लॉज, जो उसने कह दिए वो कानून थे, और ही वॉज द एग्जीक्यूटिव, वही उनको लागू करवाता था कानूनों को, और वही जज था, वही न्यायपालिका थी, फैसला भी वही करता था। तो ऐसी स्थिति में उसने कहा कि वन मैन कैन नॉट बी परफेक्ट, और ये क्योंकि बिकॉज दीज फंक्शंस आर सेपरेट फंक्शंस एंड देयरफॉर दे शुड बी परफॉर्म्ड बाय द सेपरेट बॉडीज। इसलिए ये सेपरेट बॉडीज, सेपरेट लोगों के द्वारा ही इनको किया जाना चाहिए। ये उन्होंने एक विचार दिया, और इस विचार को फिर जब डेमोक्रेसी आई तो उनमें इस विचार को अमल में लाया गया, और फिर पावर अलग अलग बनाई गई और 3 बॉडी बनाई गई गवर्नमेंट की, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मेक्स लॉस, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स लॉस, एंड जुडिशरी एडजुडिकेट्स और डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स। ओके, जस्टिस देने का काम करती है। तो ये होती है सेपरेशन ऑफ पावर। अगर सेपरेशन ऑफ पावर्स है तब भी हमारी फ्रीडम सुरक्षित रहेगी, क्योंकि एक व्यक्ति या एक संस्था के तानाशाह बनने का डर रहता है। और जब पावर्स बटी हुई हैं, अगर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो फिर जुडिशरी विल चेक देम, उनको चेक करेगी, और वो हमारी सुरक्षा और हमारी जो फ्रीडम है उसको बचा के रखेगी। अगला है इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको फ्रीडम दे दी जाए लेकिन आपकी आर्थिक हालत बड़ी ख़राब हो, इकोनॉमिकली यू आर वेरी वीक, अगर ऐसी स्थिति में हाउ कैन यू एंजॉय योर फ्रीडम? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एंजॉय योर फ्रीडम इफ़ यू आर स्टार्विंग। अगर आप भूख से मर रहे हैं तो आप फिर अपनी फ्रीडम तो कैसे एंजॉय करेंगे? आप तो किसी का भी गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो आपको दो रोटी देगा, आप उसके सामने कुछ भी कर सकते हो। फिर आपकी फ्रीडम कहाँ रह जाएगी? आपकी डिग्निटी, आपका रेस्पेक्ट कहाँ रह जाएगा? तो इसलिए हॉब्सन कहता है कि देयर इज नो यूज ऑफ फ्रीडम फॉर ए स्टार्विंग मैन बिकॉज ही नाइदर कैन ईट इट नॉर ड्रिंक इट। ना तो वो स्वतंत्रता को खा सकता है ना पी सकता है। इसलिए भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं है, स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही मायने में फ्रीडम को एंजॉय करना है तो लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आप जैसे देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आते हैं कि उसमें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उस वक्त हमने देखी है, वोट देने का जब अधिकार दिया हुआ है और वो वोटें अपने 500 या 1000 रुपये में बेच देते हैं कुछ गरीब लोग, झुग्गी झोंपड़ी एरिया में जाकर के नेता वोटें खरीद लेते हैं। तो वो इसलिए अपनी वोटों को बेचने के लिए मजबूर है क्योंकि वो
पुअर कंडीशन में है। सभी गरीब अपनी वोट नहीं बेचते, लेकिन कुछ लोग बेच देते हैं। तो अगर वो अपनी उस राइट टू वोट, जो इतना इम्पोर्टेंट राइट है, उसको अपनी बुद्धि से, स्वतंत्रता से इस्तेमाल करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ही शुड बी इकोनॉमिकली साउंड। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल अवेयरनेस। पॉलिटिकल अवेयरनेस इज अनदर इम्पॉर्टेंट aspect of the another important safeguard of freedom। इसका मतलब है कि हमें लगातार जागरूक रहना है, अवेयर रहना है। जैसे ही हम अवेयर नहीं रहेंगे, हम विजिलेंट नहीं रहेंगे, हमारी स्वतंत्रता हमसे छीन ली जाएगी। एक कोटेशन है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो टू प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम एंड टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स, सिटीजन शुड बी इटरनली विजिलेंट। उनको लगातार सतत जागरूक रहना होगा। लास्ट की कहता है कि इटरनल विजिलेंस इज द रियल प्राइस ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता की असली कीमत आपका जागरूक रहना है, और लगातार आपको जागरूक रहना होगा, तभी आपकी सुरक्षा, आपकी स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स रिलेटेड विद द concept of liberty. If you find this video helpful for you, please like it and also share it, so that other students may take benefit of this. Thank you very much.